नमस्कार। रेलवे एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज के लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। जी। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास से जुड़े कुछ बहुत ही अहम सवालों पर गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, ये पिछले सालों के वो सवाल हैं जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे। तो चलिए एक एक करके सवाल लेंगे, उनके विकल्प देखेंगे और फिर समझेंगे कि सही जवाब क्या है और क्यों है। शुरू करते हैं सवाल नंबर 21 से। मध्यकालीन भारतीय साहित्य के काल में कौन सी भाषा बौद्ध साहित्यिक अभिव्यक्ति और विद्वता के लिए प्रमुख माध्यम के रूप में कम होने लगी थी? बहुत दिलचस्प सवाल है। विकल्प हैं ए पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत और डी अपभ्रंश। तो इसका सही जवाब है ए पाली। पाली। हाँ, देखिए शुरू में बौद्ध धर्म के ग्रंथ पाली भाषा में ही लिखे गए थे। राइट। लेकिन मध्यकाल आते आते एक बड़ा बदलाव आया। क्या बदलाव? जो महायान बौद्ध धर्म था उसने संस्कृत को अपनी मुख्य भाषा के रूप में अपनाना शुरू कर दिया था। अच्छा, तो बस इसी वजह से बौद्ध साहित्य में पाली का महत्व धीरे धीरे कम होता गया। ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 22। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को शिकोयों में विभाजित किया था, जो मुगलों के अधीन किस प्रशासनिक प्रभाग के बराबर था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार से जुड़ा सवाल है। विकल्प हैं ए सरकार, बी सूबा, सी मंडल और डी परगना। और इसका सही जवाब है ए सरकार। सरकार। जी, शेरशाह का शिख और मुगलों का सरकार, ये दोनों लगभग एक ही स्तर की प्रशासनिक इकाई थे। मतलब आज के जिले जैसा समझ सकते हैं। हाँ, और शेरशाह ने प्रशासन को बहुत व्यवस्थित किया था। सरकार के नीचे परगना होता था, जिसे शिकदार और मुंसिफ संभालते थे। बिल्कुल सही। और ये भी याद रखना चाहिए कि शेरशाह का असली नाम फरीद खान था। चौसा और कन्नौज के युद्ध में उन्होंने हुमायूं को हराया था। उनके कुछ और सुधार भी थे, जैसे चांदी का रुपया चलाना। हाँ, और ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाना, किसानों के लिए पट्टा और कबूलियत प्रणाली शुरू करना, ये सब बहुत अहम है। तो मूल बात यह है कि शेरशाह का शिक मुगलों के सरकार के बराबर था। एकदम सही। चलिए अब सवाल नंबर 23 देखते हैं, अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो को किन 2 भाषाओं में योगदान के लिए जाना जाता है? अमीर खुसरो, जिन्हें तूतीए हिंद भी कहा जाता है। हाँ, भारत का तोता। विकल्प है ए संस्कृत और तमिल, बी मराठी और गुजराती, सी फारसी और हिंदवी और डी बंगाली और पंजाबी। इसका सही उत्तर है सी फारसी और हिंदवी। फारसी तो उस समय की दरबारी भाषा थी। जी, और हिंदवी उस समय की आम बोलचाल की हिंदी का शुरुआती रूप था। खुसरो ने इन दोनों को मिलाकर एक नई शैली बनाई। उनकी कुछ मशहूर रचनाएं भी हैं, जैसे नूह सिपहर, खजाइनुल फुतूह और तुगलकनामा भी। कहते हैं कि सितार और तबला का आविष्कार भी उन्होंने ही किया था। और वो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो निजामुद्दीन औलिया के बहुत प्रिय शिष्य थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 24। एक दुखद घटना के बारे में है। दिल्ली के किस सुल्तान की 1210 ईस्वी में पोलो के खेल के दौरान दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी? ये तो काफी प्रसिद्ध घटना है। विकल्प है ए जलालुद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या डी इब्राहिम लोधी। सही जवाब है सी कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक। हाँ, वो 1210 में चौगान मतलब पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हें उनकी उदारता के लिए एक उपाधि भी दी गई थी। जी, उन्हें लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि वो लाखों का दान करते थे। एक और बात, उन्होंने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। सही कहा, उन्होंने मलिक या सिपह सालार के रूप में ही शासन किया। चलिए अब दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारतीय साम्राज्य उत्तर में गंगा नदी को पार करने वाली विजय के लिए जाना जाता है? एक बहुत बड़ी सैन्य उपलब्धि थी। विकल्प है ए चालुक्य, बी चोल, सी पांड्य और डी पल्लव। इसका सही उत्तर है बी शोल। चोल साम्राज्य। जी। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत तक सफल अभियान किया था। और इसी जीत के बाद उन्होंने एक उपाधि भी ली थी, है ना? हाँ, गंगेकोंडा चोल, जिसका मतलब है गंगा को जीतने वाला। और इसी नाम से उन्होंने एक नया शहर भी बसाया, गंगेकोंडा चोलपुरम। चोलों की नौसेना भी बहुत शक्तिशाली थी। बहुत ज्यादा। उन्होंने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय साम्राज्य पर भी विजय प्राप्त की थी। चोलों से जुड़ा एक और सवाल, सवाल नंबर 26। चोल शासन के दौरान जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि निम्नलिखित में से कौन सी थी? ये भूमि अनुदानों के बारे में है, जो उस समय बहुत आम थे। विकल्प ए शालाभोग, बी तिरुनामट्टुकनी, सी वेल्लनवगई और डी पल्लीछंदम। इसका सही जवाब है डी पल्लीछंदम। पल्लीछंदम। जी, ये वो जमीन थी जो जैन संस्थानों को दान में दी जाती थी। और बाकी विकल्पों का क्या मतलब है? देखिए, वेल्लनवगई गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि थी, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दी जाती थी, और शालाभोग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्कूल के रखरखाव के लिए दी जाने वाली भूमि थी। अच्छा। तो पल्लीछंदम खास तौर पर जैन संस्थानों से जुड़ा था। अब आते हैं सवाल नंबर 27 पर। यूरोपीय लोगों के भारत आगमन से जुड़ा सवाल है। वास्को डी गामा दूसरी बार मालाबार तट पर कालीकट में निम्नलिखित में से किस वर्ष उतरा था? यहाँ दूसरी बार पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ। विकल्प है ए 1505, बी 1509, सी 1511 और डी 1502। सही जवाब है डी 1502। पहली यात्रा तो 1498 में हुई थी। बिल्कुल। पहली बार 1498 में और दूसरी बार 1502 में, और दोनों बार वो कालीकट ही आया था। कहते हैं कि एक मुस्लिम नाविक ने उसे रास्ता खोजने में मदद की थी। हाँ, अहमद इब्न माजिद। और वास्को डी गामा की मृत्यु भी अपनी तीसरी यात्रा के दौरान 1524 में भारत में ही हुई थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 28। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधारों से अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नियंत्रित करने के लिए दाग और हुलिया प्रणाली शुरू की थी। हुलिया किससे संबंधित था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार थे। विकल्प ए घोड़ों की ब्रांडिंग, बी सैनिकों का विवरण, सी सैनिकों का वेतन, डी भूमि राजस्व। हुलिया का संबंध था बी सैनिकों का विवरण से। मतलब हर सैनिक का एक रिकॉर्ड रखा जाता था। जी, हर सैनिक का पूरा विवरण, उसका रंग, रूप, कद काठी, ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो। इसे चेहरा भी कहते थे। और दाग? दाग घोड़ों के ब्रांडिंग के लिए था, ताकि अच्छे घोड़ों को घटिया घोड़ों से बदला ना जा सके। तो दाग घोड़ों के लिए और हुलिया सैनिकों के लिए। बिल्कुल। अब सवाल नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्ष के शासनकाल का पुरालेखीय रिकॉर्ड, एपिग्राफिक रिकॉर्ड नहीं है? इसमें नहीं शब्द पर ध्यान देना है। हाँ,
विकल्प हैं ए बांसखेड़ा ताम्रपत्र, बी मुजफ्फरनगर मोहरें, सी नालंदा मोहरें और डी ऐहोल शिलालेख। इसका सही जवाब है डी ऐहोल शिलालेख। क्यों? क्योंकि बांसखेड़ा और मधुबन ताम्रपत्र तो सीधे हर्ष से जुड़े हैं, लेकिन ऐहोल शिलालेख उनके प्रतिद्वंद्वी चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अच्छा, तो उसमें हर्ष के बारे में क्या है? उसमें पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा है और ये बताया गया है कि उसने हर्ष को हराया था। तो मतलब ये हर्ष के बारे में तो है, पर उसके शासनकाल का रिकॉर्ड नहीं बल्कि उसकी हार का रिकॉर्ड है। बिल्कुल सही। सवाल नंबर 30, मुगल साम्राज्य के बारे में। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक माना जाता है? ये अंतिम शक्तिशाली शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। विकल्प हैं ए शाहजहां, बी बहादुर शाह जफर, सी औरंगजेब और डी दारा शिकोह। इसका उत्तर है सी औरंगजेब, जिनकी मृत्यु 1707 में हुई थी। जी। उनके बाद के मुगल शासक उत्तरवर्ती मुगल कहलाते थे और वो बहुत कमजोर थे। तो अंतिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब थे और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। एकदम सही। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। औरंगजेब को आलमगीर और जिंदा पीर भी कहा जाता था। अब एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़े पर आधारित सवाल। सवाल नंबर 31, शाहजहां के शासन के दौरान 8000 मनसबदारों में से कितने उच्च श्रेणी के मनसबदार थे जिन्हें साम्राज्य के कुल अनुमानित राजस्व का 61.5% अपने और अपने सैनिकों के वेतन के रूप में प्राप्त होता था? ये आंकड़ा मुगल साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत कुछ कहता है। विकल्प है ए 345, बी 545, सी 245 और डी 445। सही जवाब है डी 445। सिर्फ 445? 8000 में से? हाँ, सोचिए 8000 में से सिर्फ 445 लोग, मतलब मुट्ठी भर लोग, साम्राज्य के 61% से ज्यादा राजस्व को नियंत्रित कर रहे थे। ये तो धन के बहुत ज्यादा केंद्रीकरण को दिखाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि दौलत और ताकत कुछ ही हाथों में सिमटी हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 32, पुर्तगालियों के बारे में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था जिसे 1505 में नौसैनिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए भेजा गया था? पहला गवर्नर। विकल्प है ए डी सूजा, बी अल्बुकर्क, सी नीनो दा कुन्हा और डी अल्मेडा। सही जवाब है डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और इनकी ये खास नीति भी थी? जी, ब्लू वाटर पॉलिसी। उनका मानना था कि हिंद महासागर पर कब्जा करना जमीन पर कब्जा करने से ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद अल्बुकर्क आए? हाँ, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, जिन्हें भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि उन्होंने 1510 में गोवा पर कब्जा किया था। सवाल नंबर 33, ये अकबर की नीति से जुड़ा है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान सार्वभौमिक शांति सुलह-ए-कुल के सिद्धांत का पालन करते थे? सुलह-ए-कुल अकबर की सबसे प्रसिद्ध नीति। विकल्प है ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर और डी हुमायूं। इसका जवाब तो बहुत साफ है, बी अकबर। सुलह-ए-कुल का मतलब था सभी धर्मों के साथ शांति और सहिष्णुता। बिल्कुल, और इसी के लिए उन्होंने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी, जहां सभी धर्मों के विद्वान चर्चा करते थे। जी, वो एक ऐसा मंच था जहां धार्मिक बहसों को बढ़ावा दिया जाता था। सवाल नंबर 34, मध्यकालीन भारत के साहित्य पर। 11वीं से 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य सबसे प्रमुख था? ये एक बहुत बड़ा कालखंड है। विकल्प हैं ए नाट्य ऐतिहासिक प्रदर्शन, बी विशिष्ट वैज्ञानिक लेखन, सी विस्तृत दार्शनिक चर्चाएं और डी भक्ति कविता। इसका सही जवाब है डी भक्ति कविता। मतलब भक्ति और सूफी साहित्य। हाँ, ये वो दौर था जब कबीर, मीराबाई, गुरु नानक जैसे संत कवि अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में लिख रहे थे। ये साहित्य आम लोगों से सीधे जुड़ा हुआ था और इसने समाज पर बहुत गहरा असर डाला। निश्चित रूप से। सवाल नंबर 35, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन पर एक और सवाल। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान सैन्य विभाग निम्नलिखित में से कौन सा था? हमने इस पर थोड़ी बात भी की थी। विकल्प ए दीवाने रिसालत, बी दीवाने विजारत, सी दीवाने अर्ज और डी दीवाने इंशा। सैन्य विभाग था, सी दीवाने अर्ज। अर्ज मतलब सेना। हाँ, और दीवाने विजारत वित्त विभाग था, दीवाने इंशा शाही पत्राचार देखता था और दीवाने रिसाला धार्मिक या विदेशी मामलों का विभाग था। एक पूरी तरह से संगठित व्यवस्था थी। बिल्कुल। सवाल नंबर 36, भक्ति आंदोलन के एक और संत के बारे में। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध कवि संत थे जो दोहे की रचना के लिए जाने जाते थे? दोहे? विकल्प ए भास, बी कालिदास, सी भारवी और डी कबीर। इसका जवाब है डी कबीर। कबीर के दोहे तो आज भी बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल, वो निर्गुण विचारधारा के थे, मतलब निराकार ईश्वर की पूजा में विश्वास रखते थे। और उनके पदों का संग्रह बीजक कहलाता है। जी, और उनके कई पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किए गए हैं। अब आते हैं भारतीय इतिहास की एक बहुत ही निर्णायक लड़ाई पर। सवाल नंबर 37, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। यह इब्राहिम लोधी और किसके बीच लड़ा गया था? इस युद्ध ने भारत का इतिहास बदल दिया। विकल्प ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। सही जवाब है बी बाबर। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। जी, इस लड़ाई में बाबर की जीत हुई, लोधी वंश का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी युद्ध नीति। पहली बार उत्तर भारत में तोप खाने का इस्तेमाल और तुलुगमा व्यूह रचना। और इसके बाद भी बाबर ने कई लड़ाइयां लड़ी। हाँ, 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा का युद्ध। सवाल नंबर 38, दक्षिण भारतीय राज्यों के प्रशासन पर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक विशेषता पल्लव और पांड्य दोनों राज्यों में समान थी? एक कॉमन फीचर पूछा गया है। विकल्प हैं ए राज्य का मंडलम और नाडु में विभाजन, सी
ग्राम सभाओं को सभा और उर कहा जाता था? सही जवाब है सी, ग्राम सभाओं को सभा और उर कहा जाता था। सभा और उर? हाँ, ये दोनों ही राज्यों में ग्राम सभाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले नाम थे। ये स्थानीय स्वशासन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अब 18वीं शताब्दी का एक सवाल नंबर 39। 18वीं शताब्दी में सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम ने भारत के किस राज्य पर शासन किया था? ये तीनों नाम भारतीय इतिहास के एक बहुत अहम मोड़ से जुड़े हैं। विकल्प ए केरल, बी गुजरात, सी बंगाल और डी आंध्र। इसका जवाब है सी, बंगाल। ये तीनों बंगाल के नवाब थे। और इनका संबंध प्लासी और बक्सर के युद्ध से है? बिल्कुल। 1757 में प्लासी का युद्ध, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई, और 1764 में बक्सर का युद्ध, जिसमें मीर कासिम की हार हुई। और इन युद्धों ने भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखी। सही कहा। बक्सर के बाद हुई इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी अधिकार मिल गए। और आज का आखिरी सवाल नंबर 40। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने भोजन, घोड़ों और घरेलू उपभोग की वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित किया? ये बाजार सुधारों से जुड़ा है। विकल्प ए गयासुद्दीन तुगलक, बी खिजर खान, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी गयासुद्दीन बलबन। ये काम किया था सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अपनी बाजार नियंत्रण नीति के तहत जी। उन्होंने दीवाने रियासत विभाग बनाया और हर चीज की कीमत तय कर दी। वो अपनी कठोर बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाने जाते थे। तो आज हमने मध्यकालीन भारत के कई अलग अलग पहलुओं पर बात की, प्रशासन, युद्ध, साहित्य, संस्कृति। हाँ, और इन सवालों से ये भी पता चलता है कि परीक्षा में किस तरह के विषयों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। निरंतर अभ्यास बहुत जरूरी है। उम्मीद है आज की चर्चा से आपको मदद मिली होगी। और अगर आपको ये सत्र उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को शुभकामनाएं।